हेलो। आवाज ठीक आ रही है बच्चों? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बच्चों, आज हम पॉलिटी में एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले प्रस्तावना में हम कुछ नए तरह के सवाल डिस्कस करेंगे आज। आपके सामने फोटो नजर आ रही है आपको। फोटो देखकर लग रहा होगा कि मैम अभी क्या पढ़ाना चाह रही है, बट मैं आपको इस फोटो से भी सवाल कैसे बनते हैं वो समझाऊंगी। देखो भाई, इधर कुछ चित्र हैं यहाँ पर बने हुए। ठीक है, तो देखो ये वाला चित्र देखो भाई। सबसे पहले यहाँ बना हुआ है एक बैल। ठीक है, ये चित्र आते हैं पूरी की पूरी। ये जो हमारी प्रस्तावना लिखी हुई है, ठीक है, बीच में प्रस्तावना लिखी हुई है। साइड में जो बॉर्डर बना हुआ है, इस पूरे बॉर्डर में टोटल 7 चित्र हैं। और ये 7 चित्रों के नाम पूछे जाते हैं कि किस किस का चित्र बना हुआ है। साथ में ये 7 चित्र किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 7 चित्र हमें दिखेंगे, तब जाके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह के सवाल अब पेपर वाले ने पूछना शुरू कर दिए हैं। तो प्रस्तावना में सिर्फ हमें वो शब्द याद नहीं करने, प्रस्तावना के लिए सिर्फ कथन याद नहीं करने, बल्कि प्रियम्बल अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रियम्बल का जो बॉर्डर है, ठीक है, उस पर कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को बनाने का काम किसने करा है यहाँ पर? तो राम मनोहर सिन्हा का नाम याद रखना। और उनके गुरु कौन है? नंदलाल बोस। तो राम मनोहर सिन्हा का पूरे जो हमारा संविधान है उसको चित्रित करने के पीछे बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और हर पन्ने पर उन्होंने अपने हर चित्रकारी के साथ बस अपना एक छोटा सा नाम लिखा है, राम। तो एक तो याद रखना कि किसका नाम लिखा हुआ है चित्रकारी के साथ? राम मनोहर सिन्हा का। ठीक है, सिर्फ कितना नाम लिखा हुआ है? बस राम शब्द लिखा हुआ है, बिल्कुल हर एक पन्ने पर एक कोने में छोटे से रूप में राम। ठीक है, तो राम मनोहर सिन्हा, इसको चित्रित करने का काम किसने करा है? हाँ, इनका साथ साथ में इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस। तो ये 2 नाम आपको जरूर याद रखने। अब बात करते हैं हमारे सवालों की, ये सवाल कैसे बनते हैं। तो प्रस्तावना का ये जो पूरा बॉर्डर है बच्चों, इस पे टोटल कितने चित्र बने हुए हैं? 7 यहाँ पर जानवर भी हैं और बीच में कमल का फूल भी है। ठीक है, तो 6 तो जानवर हो गए और एक यहाँ पर फूल है, जो कौन सा फूल है? कमल का फूल। तो सबसे पहले तो देखो इधर, ये पहला चित्र नजर आ रहा है आपको, बैल। दूसरी तरफ देखो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको, फोटो ऐसी लगाइए कि बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, हाथी। कौन सा? इधर हाथी। ठीक है, हाथी बना हुआ है इधर। ठीक है, तो 2 चित्र तो ये हो गए, बैल और हाथी। बनाने का काम किसने करा है? राम मनोहर सिन्हा ने। हर पन्ने पर अपना छोटा सा नाम के रूप में लिखा है इन्होंने, राम शब्द लिखा हुआ है। इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस। तो इन दोनों व्यक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है हमारे पूरे संविधान को चित्रित करने में, भले ही वो हमारे संविधान के भाग क्यों ना हो। ठीक है, भाग को भी, हर भाग के पीछे भी एक चित्र है, तो वो बनाने का काम भी किसने करा है? राम मनोहर सिन्हा ने। कुल कितने चित्र बने हुए हैं इस प्रस्तावना पर? तो प्रस्तावना पर कुल कितने चित्र बने हुए हैं? 7 चित्र। 7 में से 2 देख लिए हमने। देखो, एक कोने पे बैल बना हुआ है, एक कोने पे क्या बना हुआ है? हाथी बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही देखो इधर, बीच में देखो इधर, तो देखो एक तो हर जगह इस बॉर्डर पर, ये दोनों तरफ जो बॉर्डर चल रहे हैं, यहाँ पर हर जगह किसका फूल है? कमल का फूल है भाई। तो तीसरा चित्र हो गया कमल का फूल। ठीक है, फिर इस तरफ देखो, हंस। किसका जोड़ा है? हंस का, हंस। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ आपको क्या दिखाई देगा? इधर मोर। कौन सा चित्र दिखाई देगा? मोर का चित्र दिखाई देगा। तो बैल हो गया, हाथी हो गया, कमल का फूल हो गया, मोर का चित्र हो गया। इस तरफ देखो, मोर इधर भी है बॉर्डर पर, मोर का चित्र है, कमल का फूल उधर भी बना हुआ है, हंसों का जोड़ा इधर भी है, तो हंसों का जोड़ा उधर भी है। ठीक है, तो कितने हो गए यहां तक? हमारे 2 ऊपर देखे थे, 2 ये, और बीच में कमल का फूल, 5। फिर सबसे नीचे चले जाओ इसके बॉर्डर पर, सबसे नीचे इधर दिखाई देगा, देखो आपको, ये देखो आप इधर। ठीक है, पहले तो इधर देख लो, ये है यहाँ पर व्याघ्र, बाघ। ठीक है, बाघ, या फिर इसको बोल दो व्याघ्र यहाँ पर। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको बच्चों दिखाई देगा घोड़ा। तो कौन कौन से जानवर बने हुए हमारी प्रस्तावना पर? टोटल एक तो 7 चित्र हैं, 7 में से एक तो कमल का फूल है, हंस है, मोर बना हुआ है,
हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, बैल बना हुआ है और व्याघ्र यानी कि बाघ बना हुआ है। और इस तरह के सवाल पेपर में पूछे हुए। अब ये जो चित्र बने हुए, इन चित्रों के पीछे बने होने का कारण है, ये नहीं कि उनको अच्छा लगा और उन्होंने चित्र बना दिए, ऐसा नहीं है। हर चित्र के पीछे भी एक कारण है। ठीक है, तो देखो इधर क्या कारण है भाई। देखो सबसे पहले लोटस के बारे में देखते हैं। तो लोटस बनाया, तो लोटस क्यों बनाया इन्होंने, तो देखो इधर, ये देखो। चलो देखो भाई, हमने चित्र डिस्कस कर लिए। अब चित्र, हर चित्र के पीछे क्या है कारण, तो चित्र के लिए वजह भी पूछी आती है पेपर में कि ये चित्र बनाया गया है तो किस चीज का प्रतीक है। तो कमल, कमल देखते हैं हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो बच्चों पद्म यानी कि कमल। ठीक है, लोटस ये किसका साइन है, तो प्योरिटी, पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, पवित्रता और आत्मज्ञान। यानी कि जो हमने प्रस्तावना में कमल का फूल दर्शाया है, ये प्योरिटी को दर्शाता है, पवित्रता को, और साथ में किसको, आत्मज्ञान को। तो ये सातों के सातों जो चित्र बने हुए, हर चित्र के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है कि वो किस चीज को दर्शाना चाहता है। तो पेपर में यही सवाल बनता है कि सबसे पहले तो आपको 7 चित्र पता होने चाहिए प्रस्तावना में। ये इनको बनाने वाले व्यक्ति का नाम याद होना चाहिए, राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा के साथ किस व्यक्ति ने साथ दिया है, उनके खुद के गुरु नंदलाल बोस ने। ठीक है, तो कमल का मतलब हमने देख लिया है, पवित्रता और आत्मज्ञान। उसके बाद अगला आता है बच्चों नंदी यानी कि बैल। बैल को देखते हैं, हमारे नजर में क्या आता है भाई, बड़ा होता है, यानी कि शक्ति को, ताकत को दर्शाता है। तो शक्ति और धैर्य, ठीक है, शक्ति और धैर्य, शक्ति और धैर्य को दर्शाने वाला क्या है, बैल। तो सीधे सीधे बस पेपर में ऐसे ही सवाल रहते हैं कि नंदी है या बैल है, वो किसको दर्शाता है, तो स्ट्रेंथ को दर्शाता है भाई, स्ट्रेंथ और पेशेंस। ठीक है, और चित्र मैंने आपको बताई दिए कि बैल कहाँ बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना भाई। ऊपर की तरफ कौन से चित्र है, नीचे की तरफ कौन से चित्र है, बीच में क्या क्या बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना आप। उसके बाद है ऐरावत यानी कि हाथी। ठीक है, हाथी हमने ऊपर की तरफ उस कोने में देखा था। हाथी किसको दर्शाता है, रॉयल्टी को दर्शाता है भाई। किसको दर्शाता है, राज ठाट को, सी पर नहीं, राज ठाट करना है इसे, राज ठाट को, आपकी रॉयल्टी को और आपकी दैवीय शक्ति को दर्शाने का क्या काम करता है, एलिफेंट, हाथी। ठीक है, व्याघ्र, तो वैसे भी जो व्याघ्र है, टाइगर है, वो अपने करेज के लिए, साहस के लिए जाना जाता है। तो व्याघ्र यानी कि बाघ साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो दर्शाता है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो किस और अपने उद्देश्यों को दर्शाता है। भारत का जो संविधान बना है, भारत अब कोई कमजोर देश नहीं है, भारत में पवित्रता भी है, भारत में धैर्य भी है, भारत में साहस भी है भाई। ठीक है, तो ये सारे चित्र उन चीजों को दर्शाने का काम करते हैं यहाँ पर। तो चौथे नंबर पे कौन सा है, व्याघ्र यानी कि बाघ, किसको दर्शाता है, साहस को और सुरक्षा को। ठीक है, करेज एंड प्रोटेक्शन। अगला आता है घोड़ा, नीचे की तरफ देखा था हमने, इस तरफ साइड में। तो अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़ा दौड़ता है तो अपनी गति, और घोड़े को कोई नहीं रोक सकता है, तो ये अपनी स्वतंत्रता और गति के लिए जाना जाता है भाई। रुकेगा जब खुद की मर्जी से ही रुकेगा। तो स्वतंत्रता और गति को दर्शाने वाला कौन सा चित्र है प्रस्तावना के अंदर, प्रियम्बल के अंदर, तो कौन सा है, घोड़ा।
उसके बाद अगला देखो, हंस भी देखा था हमने, स्वान। तो हंस किसको दर्शाता है? तो हंस होता है अनुग्रह और ज्ञान का प्रतीक, विजडम और नॉलेज। विजडम और नॉलेज को दर्शाने वाला कौन सा चिन्ह बना हुआ है हमारी प्रस्तावना में? हंस, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? स्वान भी बोलते हैं भाई, स्वान। इसके बाद अगला है मोर, ठीक है। तो मोर तो दिखने में बहुत सुंदर होता है, तो सौंदर्य और अमरता को दर्शाने वाला, ठीक है, ब्यूटी को और इमोरलिटी को दर्शाने वाला कौन सा साइन है? मयूर यानी कि मोर। तो इस तरह से ये सातों चित्र जो हमारी प्रस्तावना में बने हुए हैं, ये हमारी प्रस्तावना को मजबूत, शक्तिशाली, स्वतंत्र, धैर्यशील वाले और पवित्रता के साथ दर्शाने का काम करते हैं, हमारे ज्ञान को दर्शाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये 7 चित्र आप जरूर जरूर याद रखना बच्चों, ये सवाल आजकल पेपर में पूछे जाने लग गए हैं। देखो इधर एक बार वापस देख लो सारी चीजें। पदम यानी कि कमल, पवित्रता और आत्मज्ञान को दर्शाता है। नंदी यानी कि जो बैल है वो शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। ऐरावत हाथी राज ठाट को और दैवीय शक्ति को दर्शाने का काम करता है, ठीक है। फिर व्याघ्र बाघ क्या होता है? साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। घोड़ा स्वतंत्रता और गति का प्रतीक है। स्वान जो हंस है वो किसका प्रतीक है? अनुग्रह और ज्ञान का। और मयूर किसका प्रतीक है? तो सौंदर्य और अमरता का प्रतीक है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना है यहाँ से। उसके बाद हर जगह छोटे से, हर जगह पन्ने पर एक छोटा सा नाम लिखा हुआ है जिसका क्या है? राम। क्यों? क्योंकि इनका नाम क्या था? बेहोर राम मनोहर सिन्हा। कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? तो देवनागरी लिपि में इन्होंने साइन कर रखे हैं, और साइन के रूप में हर पन्ने पर इधर कोने पे इधर की तरफ अगर हम बिल्कुल छोटे से रूप में देखते हैं तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? राम साइन किया हुआ है भाई अपना इन्होंने, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? देखो ये राम लिखा हुआ है। गुरु कौन थे इनके? तो राम मनोहर सिन्हा। वो सॉरी, राम मनोहर सिन्हा के गुरु कौन है? नंदलाल बोस। ये रहे भाई, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे पूरे संविधान को सजाने का काम। चित्रकारी का काम किन्होंने करा है? नंदलाल बोस ने। और साथ किसने? वो सॉरी, नंदलाल बोस के साथ देने वाले कौन है? राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। तो पेपर में ज्यादातर राम मनोहर सिन्हा का ऑप्शन आता है, क्योंकि मेन चित्रकारी किसने करी? इन्होंने। उन्होंने तो साथ दिया है, वो उनके क्या है? गुरु। अब आते हैं हमारी प्रस्तावना पर कि हमारी प्रस्तावना क्या है। देखो इधर देखो, प्रस्तावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग। लेकिन ये जो प्रस्तावना है इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इस प्रस्तावना को सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने कर रखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज के समय पे हमारी क्या बनी हुई है? प्रस्तावना। लेकर कब आए? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। लेकिन संविधान सभा ने इसे पास कब किया था? पास करने की तारीख, पास हुआ था बच्चों ये 22 जनवरी 1947। तो ये 2 तारीख ना आजकल पेपर में पूछी जाती है। ये तारीख तो पुरानी हो गई, अब नई तारीख पूछी जाती है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कब किया? तो 22 जनवरी 1947 को। और वर्तमान में यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी क्या है? प्रस्तावना। इस प्रस्तावना की पहली पंक्ति क्या है? तो हम भारत के लोग। ये लाइन क्या दिखाती है? कि इस भारत में जितनी भी शक्ति है, जो भी पावर्स है, उस पावर का सोर्स क्या है? भारत के लोग हैं, जो चाहे जब किसी का भी तख्ता पलट कर सकते हैं। हमने किसी व्यक्ति के हाथ में वो शक्ति नहीं दे रखी है, बल्कि वो शक्ति पूरे ग्रुप में बटी हुई है। हम भारत के लोग जो एक साथ इकट्ठे होकर पूरे भारत को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये भारत प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है, ये हमने कौन से देश से ले रखी है? अमेरिका से ले रखी है। जबकि प्रस्तावना की भाषा की बात आए कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जो आप इस पे लिख रहे हो, ये भाषा हमने कहां से ले रखी है? तो भाषा यानी कि प्रारूप कहां से ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया से।
तो कंफ्यूज मत होना। प्रस्तावना की भाषा या फिर प्रारूप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की पहली पंक्ति पूछे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने कहां से ले रखी है, अमेरिका से। ठीक है, ये प्रस्तावना पहले क्या थी, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और संविधान सभा ने इसे पास कब किया था, तो 22 जनवरी 1947 को। हम भारत के लोग से हमें क्या पता चलता है कि भारत में जितनी भी शक्ति है वो किसके पास है, भारत की जनता के पास है। किसके पास है, भारत की जनता के पास। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं जो इसमें लिखे हुए प्रस्तावना में, तो देखो इधर टेबल में। भारत कैसा देश है, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या मतलब है इसका, सोवरेन देश है, सोवरेन कंट्री है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि भारत अपने डिसीजन खुद कर सकता है। भारत एक संप्रभु देश है, भारत को किसी और देश के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। भारत अब किसी दूसरे देश के हिसाब से नहीं चलेगा। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो इस दिन भारत क्या बन गया, एक संप्रभु देश, एक सोवरेन कंट्री बन गया। ठीक है, और क्या क्या है हमारे भारत में, हमारा जो संविधान है उसकी प्रकृति, तो संप्रभु देश है, साथ में सोशलिस्ट है, समाजवादी है, दोनों वर्गों के बारे में सोच के चलता है, सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, अपना खुद का भारत का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म समान है। तो यहाँ पर सेक्युलर का मीनिंग क्या है, स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का मतलब है यहाँ पर, स्टेट का मतलब है भारत, भारत स्टेट, तो राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म क्या है, समान। ठीक है, फिर साथ में क्या है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत की जनता खुद डिसाइड करती है कि उसे सरकार किसकी बनानी है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, इसे क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। तो भारत की प्रकृति कैसी कैसी है भाई, नेचर वाइज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, और साथ में रिपब्लिक है भाई, गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक कब बना भारत, 26 जनवरी 1950 को। कैसे, तो सुनो इधर, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जिस भी देश का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो हमारे देश का प्रमुख, हमारे देश का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। जिस भी देश का प्रमुख अगर चुनाव जीत कर आता है उसका इलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि बस नॉमिनेट कर दिया आज से तुम देश के प्रमुख बन गए, नहीं, जिस भी देश का प्रमुख चुनाव जीत कर आता है, इलेक्ट होता है, तो वो देश क्या कहलाता है, रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। और हमारे भारत में भी राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का प्रमुख, और उसका इलेक्शन होता है। भले ही हम वोट डालने नहीं जाते, लेकिन एमपी और एमएलए तो शामिल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो रिपब्लिक गणराज्य का मतलब क्या है, राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ द स्टेट यानी कि हेड ऑफ द नेशन जनता द्वारा निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए। अब जनता चाहे डायरेक्ट नहीं जा रही हो, जनता किसको भेज रही है, एमपी और एमएलए को। तो भारत भी रिपब्लिक कंट्री कब बना हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। भले ही जनता ने चुनाव नहीं किया, लेकिन संविधान सभा में जो लोग शामिल थे उन्होंने उस चुनाव को करवाया है। ठीक है, और वो चुनाव जीतकर हमारे देश के क्या बने, पहले राष्ट्रपति। तो ये मीनिंग समझ गए सबका कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी प्रस्तावना में और किसकी बात हो रखी है, तो हमारी प्रस्तावना में बच्चों न्याय की बात हो रखी है। ठीक है, ये न्याय हमने कहां से लिया है, तो रशिया से लिया है। जब हमने सोर्सेस, संविधान के स्रोत वाला टॉपिक पढ़ा था, वहां भी हमने पढ़ा था कि न्याय हमने कहां से ले रखा है, रशिया से। कौन कौन सा न्याय है, 3 तरह का है। पहले तो याद रखना नंबर कितने तरह का है, 3 तरह का है। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी व्यक्तियों को न्याय दिलाना है। और ये न्याय की अवधारणा, न्याय का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने कौन से देश से ले रखा है, रशिया से। डायरेक्ट सवाल बनते हैं यहाँ से। और क्या क्या लिखा हुआ है हमारी प्रस्तावना में, तो देखो इधर, समता, इक्वालिटी की भी बात करती है। और इक्वालिटी हमने कहां से ले रखी है, फ्रांस से। ठीक है, 2 तरह की इक्वालिटी है हमारे पास, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। स्टेटस के आधार पर, अमीर गरीब वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा। तो यही शब्द हमारे किसमें लिखे हुए, प्रस्तावना में। प्रस्तावना जो एक बिल्कुल शॉर्टकट है, ठीक है, वो हमारे संविधान का पहले पन्ने के रूप में हम देखते हैं, वहीं से हमें पता चल जाता है कि हमारे पूरे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है। ये प्रस्तावना पहले हमारे संविधान का भाग नहीं मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में प्रस्तावना
प्रस्तावना प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना प्रस्तावना के संविधान कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रस्तावना के पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है, कोई लीगल पावर नहीं है, ये सिर्फ हमारे संविधान को बनाने के पीछे के उद्देश्य को दिखाती है एक एक शब्द में, ठीक है, एक समरी है, एक तरह से सारांश का काम करती है प्रस्तावना। तो देखो इधर स्वतंत्रता भी दे रखी है हमारी प्रस्तावना में, लिबर्टी की बात हो रखी है, और ये भी हमने कौन से देश से ले रखी है, तो फ्रांस। साथ के साथ देश याद करते जाना भाई, न्याय कहां से ले रखा है, रशिया से, ठीक है। इक्वालिटी और लिबर्टी कहां से ले रखा है, फ्रांस से। 5 तरह की है, पहला थॉट, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा बिलीफ, चौथा फेथ। तो सबसे पहले देखो विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना, वर्शिप की। 5वें नंबर पे क्या है, वर्शिप। तो आप अपने कैसे भी विचार रखें, आप उनको अभिव्यक्त करें, उनको कैसे भी एक्सप्रेस करें, किसी भी चीज में विश्वास रखें, किसी भी चीज का धर्म की तरफ पालना करें, उपासना, किसी को भी अपना आइडल बनाए, इन सब की हमको क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो ये छूट कहाँ लिखी हुई है, प्रस्तावना के अंदर, ठीक है। प्रस्तावना और क्या बताती है, तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी दर्शाती है। किसकी, राष्ट्र की, ठीक है, नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी दर्शाती है। तो व्यक्ति की गरिमा जैसे शब्द लिखे हुए हैं, यूनिटी, भाई 4 ऑप्शन दे दो और पूछे इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है, इसलिए ये सारे शब्द पढ़ना जरूरी है कि 5 तरह का नेचर है, ठीक है, 2 तरह की इक्वालिटी दे रखी है हमको, 3 तरह का जस्टिस दे रखा है, 5 तरह की हमको लिबर्टी, स्वतंत्रता दे रखी है। तो आपको ये 3 शब्द, 2 शब्द, 5 शब्द याद होने चाहिए। ऐसे डिग्निटी शब्द लिखा हुआ है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी शब्द भी लिखा हुआ है हमारे प्रस्तावना में, ठीक है। लास्ट आता है बंधुता, फ्रेटर्निटी, ये भी हमने कहां से ले रखी है, तो एफ से एफ याद रख देना, फ्रांस। क्या मतलब है इसका, भाईचारा, सभी नागरिकों के बीच में क्या बना रहे भाई, भाईचारे की अवधारणा बनी रहे, ठीक है। चलो देखो बच्चों, बंधुता, फ्रेटर्निटी हमने पढ़ लिया है, सभी नागरिकों के बीच में क्या होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, तो आपको ये शब्द पहचान में आने चाहिए, बस शब्द शब्द पढ़ने हैं। देखो एक साथ कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, ये पर्पस है। ये सारे शब्द हमारे संविधान को बनाने के पीछे का उद्देश्य दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये शब्द पता होने चाहिए।
उसके बाद देखो फ्रांस से हमने क्या क्या ले रखी है, 3 चीज, सीधे सीधे पेपर में कई बार पूछा हुआ है। फ्रांस से हमने क्या क्या ले रखा है, 3 चीजें, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, बंधुता यानी कि भाईचारा, ठीक है। रशिया से क्या ले रखा है हमने, न्याय। उसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो रखा है, 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने हमारे संविधान में हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, और यही सवाल पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कौन कौन से, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटीग्रिटी, यानी कि ये 3 शब्द हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में, मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। कौन से संशोधन से, 42वें से। कब हो रखा है 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की सरकार के समय। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, लघु संविधान। तो ये 3 शब्द पहले से शामिल नहीं थे। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, हमारी प्रस्तावना थी, उसमें ये 3 शब्द शामिल नहीं थे। 3 शब्द कब शामिल हुए, 1976 में। तो बार बार पेपर में 3 शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारी प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां। अगर दूसरा होता तो हम दूसरा भी पढ़ते, एक ही बार हुआ है और उस एक बार से हमने कितने शब्द जोड़े हैं, 3। तो ये तीनों शब्द जरूर याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ये बात क्लियर हो गई। तो देखो इधर लास्ट 26 नवंबर 1949, यानी कि हमने हमारे संविधान को क्या करा, अंगीकृत कर रखा है भाई, अडॉप्ट कर रखा है, इनेक्ट अधिनियमित कर रखा है, और गिव टू अवर सेल्स आत्मर्पित भी कर रखा है। हमारी आत्मा में हमें से अपना लिया है, हमने इसे अधिनियमित कर लिया है, इसे अंगीकृत कर लिया है। अब ये हमारे संविधान का एक, हमारा जो संविधान है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो ये तीनों चीजें हमने हमारे संविधान के रूप में कब अपनाई है, 26 नवंबर 1949 को। और हर साल 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कब से मना रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन डे, 2015 से, ये भी याद रखना, से मना रहे हैं 2015 से, ठीक है। अब कुछ लोगों ने प्रस्तावना के लिए स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे पेपर में स्टेटमेंट आते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो सुनो, प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का परिचय पत्र है। यानी कि अगर आपने प्रस्तावना पढ़ ली तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में क्या है। तो हमें पता चल तो रहा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, भाईचारे की, व्यक्ति की गरिमा की, अखंडता, देश की अखंडता और एकता की बात हो रखी है, ठीक है। तो प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब पेपर में सिर्फ हमको शब्द पहचानने हैं, तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कार्ड याद रखना है कि इंट्रोडक्शन कार्ड, परिचय पत्र किसने बोला है, तो एन ए पालकीवाला ने बोला। सीधे सीधा पेपर में पूछेगा इंट्रोडक्शन कार्ड किसने बोला, एन ए पालकीवाला ने। पूरा स्टेटमेंट याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ शब्द पकड़ो और व्यक्ति का नाम। उसके बाद अगला, प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ठीक है, राजनीतिक कुंडली है ये। यानी कि जैसे पंडित जी हमारी कुंडली देकर हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, ठीक ऐसे ही हम प्रस्तावना को देकर हम हमारे संविधान की सारी बात पता लगा सकते हैं। तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीतिक कुंडली किसे कहा गया है, किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने, ठीक है, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। उसके बाद आता है प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है भाई, सोल है, बिना प्रस्तावना के संविधान का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात किसने बोली है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, और साथ में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। तो ये नाम पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। एन ए पालकीवाला का भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 जरूर याद रखना कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, प्रियम्बल को पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की राजनीतिक कुंडली की बात किसने करी है, मुंशी जी ने करी है। और इंट्रोडक्शन कार्ड किसने बोला है, एन ए पालकीवाला ने, वकील थे वो एक बहुत बड़े, उन्होंने बोला है। उसके बाद बच्चों कुछ केस जुड़े हुए हमारी प्रस्तावना से, ठीक है। तो एक है बेरुवाड़ी केस, ठीक है। क्या कहा गया इस बेरुवाड़ी केस में हमारी प्रस्तावना को लेकर, तो शुरुआत में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने तो कर दिया 42वां। तो ये केस बहुत पुराना है, ये केस कब का है, 1960 का है, ठीक है।
बेरुवाड़ी एक जगह थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, वर्तमान में तो बांग्लादेश में, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, तो उस समय ये थी। तो उसी को लेकर एक केस था जिसे बेरुवाड़ी केस कहा जाता है। तो हमें तो सीधा पेपर के अकॉर्डिंग ये याद रखना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं थी। ये बात कौन से केस में कही गई? तो बेरुवाड़ी केस में। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो भैया प्रस्तावना काम क्या करती है? प्रस्तावना सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडिंग, मार्गदर्शिका और आपके संविधान की कुंजी है, बस की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके, ठीक है, इसको दर्शाने का काम करती है। लेकिन बाद में एक केस आता है गोलकनाथ केस, और उस केस में कहा गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा। तो सीधा याद रखना, पहले तो इसका ईयर याद रखना, ये 67 है। क्या है? 1967, 67। गोलकनाथ केस का डिसीजन दिया था के सुब्बा राव ने। और कितने जजेस थे इसमें? 11 जजेस की बेंच बैठी हुई थी। क्या कहा गया इसमें? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किस केस में कहा गया? गोलकनाथ केस में। किस व्यक्ति ने कहा? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव का नाम याद, ठीक है। गोलकनाथ केस हो गया, बेरुवाड़ी केस हो गया। ये किससे रिलेट करते हैं? प्रियम्बल से। उसके बाद आता है बच्चों लास्ट, केशवानंद भारती केस, जो अब तक के इतिहास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बड़ा था। कब हो रखी है इसकी सुनवाई? 24 अप्रैल 1973, 76 नहीं, इसको करेक्ट कर लेना, 24 अप्रैल 1973। इसमें जो बेंच बैठी थी उस बेंच के अध्यक्ष कौन थे? SM सीकरी। ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है, सर्वमित्रा सीकरी। और अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी है, बेंच बैठती है फैसला सुनाने के लिए। तो अब तक की सबसे बड़ी बेंच किसमें थी? 13 जजेस की बेंच इसी में थी। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस में। कब आ रखा है? 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है। प्रस्तावना क्या है? तो बच्चों प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये सवाल आ रखा है पेपर में कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट किस केस में माना गया? केशवानंद भारती केस में। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल। 1973 में डिसीजन आया और हमने बताओ कौन सा संशोधन कर दिया? 42वां संविधान संशोधन 1976। और हमने क्या कर दिया? यहाँ पर संशोधन कर दिया, 3 नए शब्द जोड़े हमने, ठीक है। और क्या कहा गया इसमें? तो प्रियम्बल क्या है? इज नॉट ए एक्शनेबल, वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। आप इसको कोर्ट में ले जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो, इसके पास कानूनी शक्ति नहीं है। तो इस तरह से हमने गोलकनाथ केस देखा, बेरुवाड़ी केस देखा, और साथ में केशवानंद भारती केस देखा है भाई, ठीक है। तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से हमारी पूरी प्रस्तावना वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो प्रस्तावना में बने हुए 7 चित्र जरूर याद रखना। 7 चित्र का मतलब, वो चित्र बनाने का काम किसने करा है? राम मनोहर सिन्हा ने करा है। उनके गुरु साथ में कौन थे? उनका साथ देने वाले नंदलाल बोस। कौन कौन से शब्द हैं जो हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं? 42वें संविधान संशोधन से कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इन 3 केसेस में प्रस्तावना को लेकर क्या स्टेटमेंट कहा गया है और क्या नहीं। तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है बच्चों। इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।